बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, क्लास 9th न्यू सिलेबस। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 64 and difference is 22। दो नंबर आपने निकालने हैं जिनका सम कहते हैं जमा को, जिनकी जमा दोनों नंबर्स की, जो दो नंबर्स लेंगे, ये हम कोई दो नंबर लेंगे x और y, इनको अगर जमा करते हैं तो हमारे पास 68 आएगा। बट अगर इनको, वो कहता है डिफरेंस कहते होते हैं माइनस को, अगर हम इनको माइनस करेंगे x और y को, अगर x और y को जो दो नंबर लेंगे जमा करेंगे तो 68 बनेगा सम। बट अगर वो कहता है कि इनको हम माइनस करते हैं, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, इनको माइनस करते हैं तो वो 22 बनता है। चलिए हम लेते हैं जी लेट 2 नंबर x एंड y। हमने वो नंबर मालूम करने हैं, फाइंड 2 नंबर्स। अभी हमने अपनी इस कंडीशन के मुताबिक देखा कि वो जो दो नंबर होंगे उनकी जमा 68 होगी। ये चेक कर लें, वो जो दो नंबर हैं उनकी जमा 68 है और उन्हीं दो नंबर्स की डिफरेंस माइनस जिनका है वो 22 है, ऊपर दिया गया स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बार इसको और इसको जमा कर देना है, फिर एक बार इसको और इसको माइनस कर देना, आपको वो दोनों नंबर मिल जाएंगे। जैसा कि ये देखिए, मैंने इन दोनों को प्लस किया। आप ऊपर नीचे जिसको मर्ज़ी रख सकते हैं, इसको रख लें, इसको रख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने ऊपर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया। ये y से y कट रही है प्लस माइनस में, ये x है और ये x जमा होकर 2x आ गया। इन दोनों को जमा करेंगे 90। जब हम इस 2 को इसके नीचे लाएंगे, तकसीम करेंगे, तो ये हमारे पास 45 आ जाएगा कि x बराबर 90/2। तो 2 45 90 हो जाएगा। ये हमारा आ गया, एक नंबर आ गया x। रह गया दूसरा, फिर इन्हीं को, इसको और इसको आपने माइनस करना है, यानी कि एक बार आपने जमा कर देना है। इसको आप चाहे 1 कह दो, इसको चाहे इक्वेशन 2 कह दो। पहले आपने 1 और 2 को ऐड करना है, फिर 1 और इक्वेशन और 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जी सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको पता है सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं। मैं बारहा आपको बता रहा हूँ कि आप इसको ऊपर लिख सकते हैं वैल्यू सारी को, इसको नीचे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट में जब हम करेंगे तो जो माइनस हो रहे हैं वो माइनस कर दें। अब ये -y और ये -y, -2y आ जाएगा। 68 में से 22 निकल जाएंगे, माइनस का 46 68 है, तो वो उसका साइन आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि भी वैसे तो ये छोटी वैल्यू है, लेकिन अगर आप इन दोनों के लिहाज से फ़र्क देखेंगे तो ये बड़ी है, तो बड़े का जो हम साइन कहते हैं वो लगा देते हैं वैल्यूज़ के लिहाज से, लेकिन साइन के लिहाज से ये वैल्यू छोटी ही है। तो आपने हमेशा याद रखना है, एक में से दूसरी माइनस होगी तो जो उनमें से बड़ी वैल्यू नज़र आ रही होगी उसका साइन जो भी होगा वो लगा दें। फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 को इसके नीचे ला के तकसीम कर दें, दूसरा नंबर आपके पास 23 आ जाएगा। पहला आपके पास जी 45 है, दूसरा आपके पास y बराबर 23 आ जाएगा। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5 है जी। हम आप करते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी थी, तो वो मैंने मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखी है, सिर्फ हल कर दी है। वो मैं इधर से बुक से आपको दिखा देता हूँ। द वेदर ऑफ लाहौर, लाहौर का जो मौसम है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, लाहौर का जो मौसम है इज़ यूजली वर्म, वो गर्म है कितना, ड्यूरिंग द समर, अगर हम समर की बात करें 2024 में, 2024 में लाहौर का जो मौसम है वो कितना है। इससे अगले हम पेज पे जाते हैं, फिर आपको चीज़ क्लेरिफाई हो जाएगी जी। ये है हमारे पास, वो कहता है कि जो टीवी शो कर रहा है, टीवी रिपोर्टर्स, उसमें इसका टेम्परेचर 48 है। यूजिंग द फार्मूला, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ दिस, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। इस वैल्यू को जो 48 है, इसको इस सी की जगह पे रख के, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व कर लेना है। टेम्परेचर हमने फ़ारेनहाइट में लेना है, ये एफ साइन जो होता है फ़ारेनहाइट का होता है, सी आपका सेल्सियस का
होता है। इस सी की ये वैल्यू दी गई है, आपने ये रखनी है। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं जी। क्या है इसमें, कह रहा था क्वेश्चन में हमारे पास कि जो लाहौर का टेम्परेचर है वो 48 डिग्री था 2024 में समर में, तो उसको फ़ारेनहाइट में हमने निकालना है। आपने जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कंक्लूड करना है। तो ये फार्मूला दिया गया था बुक में, सिर्फ आपने इसे सी की जगह पे ये जो वैल्यू 48 है ये हमने रिप्लेस कर देनी है। 48 सी की जगह पे रख दिया, 9 को 5 पे तकसीम कर दें तो 1.8 आता होता है। 9 को 5 पॉइंट तकसीम कर दें तो 1.8 आता है। इधर से 48, इधर से 32, सिर्फ इन दोनों को ज़रब करें, वो आपका ये बन जाएगा 86.4, उसमें ये 32 जमा कर दें, आपको फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जी। आगे है क्वेश्चन नंबर, हम पहले 7 करते हैं। 6 थोड़ा सा लेंथी है, ये मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। 7 को हम पहले कर लेते हैं, 6 हम इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, ये है जी, इसकी छोटी सी स्टेटमेंट थी, ये फिर मैंने लिख दी है। वो कहता है कि मिरहा जो है एक लड़की है, उसने एक खिलौना ख़रीदा, बॉट अ टॉय, एक खिलौना ख़रीदा जिसकी कीमत कितनी है 1500 रुपये, और उसको सेल कर दिया 1520 रुपये में। अब लॉजिक समझ ही आ रही है, 1500 को ख़रीदा है तो 1520 का बेचा है, तो 20 रुपये उसको मुनाफा हो रहा है। सोल्ड कहते होते हैं फ़रोख्त को, परचेज ब्रॉट कहते हैं आप ख़रीदने को। तो 1500 का ख़रीदा है, 1520 का बेचा है। वो कहता है कि इसका प्रॉफिट निकालना है और उसकी परसेंटेज निकालनी है। पहले प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज आ जाएगी, इकट्ठा भी आप निकाल सकते हैं। तो जी, जो ब्रॉड प्राइस है उसको ब्रॉड प्राइस लिख लें या कॉस्ट प्राइस लिख लें। कीमत ख़रीद उर्दू में हम इसको बोलते होते हैं, कीमत ख़रीद, वो है हमारे पास 1500 रुपये। जो SP है ये सेलिंग प्राइस है, इधर लिखना है कीमत फ़रोख्त अगर उर्दू में लिखेंगे। बट बेहतर तो यही है कि आप इसको इसी तरह जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SP लिख दें, CP लिख दें, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। बेचा उसने इतने का है। प्रॉफिट है जी हमारे पास, प्रॉफिट आ रहा है, नज़र ही आ रहा है कि 20 रुपये इजाफा हो रहा है, 1500 का लिया था, तो सेलिंग में से कॉस्ट माइनस कर देनी है। प्रॉफिट आपको 20 रुपये मिल रहा है। जब प्रॉफिट 20 रुपये मिल रहा है तो प्रॉफिट तो आ गया, अब परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट की परसेंटेज, जितना प्रॉफिट आया है, जितना प्रॉफिट आया है उसको कॉस्ट प्राइस पे, कीमत ख़रीद पर हमेशा तकसीम करना है। आपने कीमत ख़रीद पर तकसीम करना है और परसेंटेज के लिए 100 लगा देना है, परसेंटेज फ़ीसद के लिए 100 लगा देना है। प्रॉफिट 20 रुपये है, कॉस्ट प्राइस आपकी 1500 थी, ज़रब 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दो, 20 को 15 पे तकसीम करोगे तो आपका इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा 1.33%। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द सम ऑफ द एजिस, ये भी थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट थी, मैं बुक से ही आपको स्टडी करवा देता हूँ और क्वेश्चन करवा देता हूँ। सम ऑफ एजिस, अगर हम जमा करते हैं उम्रों को बाप की और बेटे की, तो वो दोनों की उम्रें बनती हैं 72 साल। सम ऑफ एजिस ऑफ फादर एंड सन, सपोज हम फादर को एक्स कह देते हैं या सन को वाई कह देते हैं, तो दोनों की एज का सम कितना बन जाता है 72। 6 साल पहले 6 ईयर एगो जो बाप था उसकी उम्र जो थी 2 टाइम थी, यानी कि डबल थी, किस से, बेटे से। 6 साल पहले बाप की उम्र बच्चे से 2 साल डबल थी, 2 टाइम्स। 6 साल पहले बाप की उम्र बच्चे से 2 टाइम ज़्यादा थी, 2 साल नहीं, 2 टाइम, 2 टाइम्स के, यानी कि डबल थी उस बच्चे से। उस दौरान वो कहता है कि बेटे की उम्र क्या होगी 6 साल पहले। 6 साल पहले बेटे की उम्र निकालनी है, अगर बाप की कहेगा तो फिर बाप की भी हम निकाल लेंगे। तो कहना ये चाहता है कि भी बाप और बेटे की उम्र टोटल 72 साल है। 6 साल पहले बाप जो था बेटे से उम्र के लिहाज से डबल था। अगर बेटे की उम्र सपोज एक मिसाल है 6 साल है या 10 साल है, तो बाप की उम्र 6 साल पहले 20 साल होगी, उससे डबल है। अगर बेटे की उम्र 20 साल है तो बाप की उम्र 40 साल होगी। तो वो हमने देखना है, क्योंकि वो डबल है तो हमने ये उम्र ही निकालनी है कि बेटे की कितनी है। चलें जी, हम करते हैं क्वेश्चन को।
ये है हमारे पास क्वेश्चन। अगर हम बेटे की उम्र कहें x तो फादर की, अभी हमने कहा कि अभी बाप और बेटे की उम्र दोनों का सम जो है वो 72 है। तो अगर बेटे की उम्र x है तो फादर की उम्र 72 माइनस x हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि बाप और बेटे की दोनों की एज का जो हमने कहा था ना फादर प्लस सन, वो 72 है। क्योंकि हमने सन की एज निकालनी है, उसको हमने नाम x का दिया है, उसको हमने नाम x का दिया है ये। बट अगर हम फादर की निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 72 माइनस एक्स। अभी मैंने बताया बाप और बेटे की उम्र का मजमूआ 72 है, ऊपर स्टेटमेंट में दिया गया है। हमने बेटे की उम्र को सपोज एस का नाम दे दिया तो वो एक्स लिख दिया, तो इसको एस की जगह पे रखें तो उधर ले जाएं तो एफ फादर की एज हमारे पास आ जाएगी। उसको आप एफ रखना है, जो मर्जी फादर को रखना है वो नाम दे दें। 6 साल पहले अब आ जाए बेटे की उम्र, फिर जारी बात है अगर उसकी उम्र एक्स थी, बेटे की उम्र अगर एक्स थी तो 6 साल कम हो जाएगी। इसी तरह फादर की उम्र अगर इतनी थी तो 6 साल वो भी कम हो जाएगा। जी ये हमने ब्रैकेट ख़त्म की, ये आ गया हमारे पास 72 में से 6 निकल गए, 66 बच गया और इधर से एक्स बच गया। अब कंडीशन क्या है जो हमने पढ़ा है कि भी 6 साल पहले ध्यान से स्टेटमेंट में वर्ड बाय वर्ड आपको चीज़ दोबारा बता रहा हूँ। 6 साल पहले जो बाप की ये उम्र आ चुकी है फादर एज। हमने पढ़ा फादर की जो एज थी बाप की उम्र वो डबल थी बेटे की उम्र से। तो ये देख लें बाप की उम्र डबल है बेटे की उम्र, ये देख लें ये बाप की उम्र पड़ी है, ठीक है जी। 6 साल पहले ये बेटे की उम्र पड़ी है, तो बेटा मतलब 2 टाइम्स होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बाप के फिर बराबर होगा। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया जी, एक्स हम इधर ले गए, ये इधर माइनस का तो इधर आके प्लस हो गया, 12 को हम इधर ले आए वो इधर आके प्लस का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। ये अब देखें तो 2x और x हमारे पास था, 2x प्लस एक्स और इधर था 66 जमा 12, तो ये 3x हो गया, 66 और 12 78 हो गए। x को निकालना है तो 3 को तकसीम करें, 78 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे। तो बेटे की उम्र कितनी आ गई है जी 6 साल पहले 26 साल, 6 साल पहले 26 साल आ गई, यही हमारा आंसर था। बट अगर हमने सपोज बाप की भी उम्र निकालनी होती तो 72 में से 26 को माइनस कर देंगे, तो उस दौरान 6 साल पहले बाप की उम्र कितनी थी 46 थी। तो जी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को देखें, वो भी थोड़ी सी लेंथी थी तो मैंने मतलब नहीं लिखा, 2 लाइनों की थी। तो द एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब की सालाना आमदनी जो है वो 9,60,000 है। तैयब एक बंदा है, उसकी सालाना आमदनी, महाना नहीं सालाना, सालाना आमदनी इतनी है। वाइल द एग्जाम्प्टेड अमाउंट, उसको जो छूट है, एग्जाम्प्टेड कहते होते हैं छूट को, रकम पे कितनी है छूट 1300, 1,30,000 सॉरी, उसको छूट है। कितना वो टैक्स अदा करेगा अगर टैक्स का रेट इतना हो तो, अगर टैक्स की शरह इतनी हो तो उसको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा अपनी इनकम टैक्स पे। आप एक बात याद रख लें, अगर एक पर्सन की महाना आमदनी 50,000 से ज़्यादा हो तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगता होता है। अब सालाना की बात करें तो वो 50,000 के हिसाब से 12 5 60, 6 लाख बननी चाहिए। तो अब ये 6 लाख से ज़्यादा है तो इस पे फिर उतना टैक्स पड़ जाएगा, उसमें से इतनी उसको छूट है, बाकी शारिया 75 के लिहाज से हमने उसका टैक्स निकालना है। जी हम देखते हैं क्वेश्चन को, ये आप समझें। क्वेश्चन 8 का जो है
एनुअल उसकी सालाना जो है आमदनी वो इतनी है, हमने अभी पढ़ा। उस पर जो छूट है वो इतनी है। पहले इसमें से छूट निकाल दें, फिर पता चल जाए उसने कितनी आमदनी में से टैक्स देना है जी। उसकी ये हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस किया, ये देख लें माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 8,30,000 जी। वो हमारे पास आ गया। टैक्स रेट उसने दिया हुआ है कि भी 75% है। अब ये देखें, पहले मैंने दो काम यहाँ किए हैं। पहले ये शारिया ख़त्म किया है, उसका 100 लगाया जी। तो हम बात कर रहे थे, जब टैक्स रेट की अगर हम देखें तो शारिया 75% है, तो उसको हमने शारिया को 100 ख़त्म किया, फिर फ़ीसद का हमने 100 नीचे लगा दिया। तो ये मैंने बात बता दी है कि भी शारिया ख़त्म करते हैं 1 लगाते हैं, 2 रकम है तो 2 ज़ीरो, फ़ीसद की जगह पे 1/100, तो ये नीचे हमारे पास 4 ज़ीरो हो गए हैं। तो ये टैक्स अमाउंट में जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो आई है टैक्स रेट जो आया है, इसको जो उसकी इनकम जितनी है, ये 9,60,000 रुपये नहीं टैक्स लगेगा, बल्कि 8,30,000 रुपये लगेगा। उसमें से इतनी तो उसने छूट गवर्नमेंट ने दे दी है। तो जी वो टैक्स हमारा फिर क्या होगा, ये जो 75/10,000 है, ज़रब ये वाली रकम जो आपने माइनस करके निकाली है, 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो काट के 75 को 83 से आप ज़रब दे दें तो 6,225 रुपये उसको टैक्स अदा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कहता है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन दिस वैल्यू। 3,75,000 रुपये आपने कंपाउंड मार्कअप निकालना है। ये भी इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि जो बैंक वगैरह शरह सूद देते होते हैं ना, अगर कोई भी पैसे दो तो उसके ऊपर सूद की शक्ल में वो वापस लेते हैं, तो वो कहते हैं। तो वो है 1 साल बाद कितना होगा अगर शरह सूद का रेट कितना हो, हमारे पास 14% हो। आपने किसी बैंक से या कोई कर्जे वाली एजेंसी से या कोई भी है उनसे पैसे लिए 3,75,000 रुपये, तो 1 साल बाद 14% के हिसाब से आपको उनको जो है मार्कअप देना पड़ेगा, कंपाउंड मार्कअप, यानी कि सारा सूद आपको अदा करना पड़ेगा इजाफी रकम की शक्ल में। तो जी हमारे पास जो सवाल है ये मैंने 2 तरीक़ों से किया हुआ। पहले आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ, बिल्कुल आसान से। अगर शॉर्ट में आता है तो इस तरह करना है, बट अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपने फिर ये दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी कर लीजिएगा। इतनी प्राइस दी गई है, प्रिंसिपल उसको बोलते होते हैं, वो जो जिस पे शरह सूद हमने निकालना है। तो ये 3,75,000 है, इंटरेस्ट रेट उस पर 14% था, तो फ़ीसद ख़त्म करेंगे तो हमें पता है कि भी हमारे पास 14/100 आ जाएगा। जब 14 को 100 पे तकसीम करेंगे 0.14 आ जाएगा। साल कितना है, 1 है जी। आपने ये जब इंटरेस्ट रेट निकालना है उसका फार्मूला याद रखना है। जैसे हमारे पास जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो आजकल मशहूर भी है काफ़ी पॉलिटिकल, इमरान खान की वजह से, उसके फार्म नाम से याद रखना पार्टी के नाम से कि PTI। ठीक है जी, PTI। पी से मुराद है आपका प्रिंसिपल, आई से मुराद है आपका इंटरेस्ट रेट, और टी से मुराद है आपका टाइम। ये फार्मूला आसान सा याद रख के सिर्फ इन तीनों वैल्यूज़ को ज़रब दे दें। जो ये वाली है हमारे पास जो शारिया 14 है, या 14/100 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और साल जितने होंगे, अगर 2 साल देता, 3 साल देता, 4 साल देता, तो फिर हमारे पास वो तीनों को आप बेटे ज़रब दे दें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अगर 14/100 भी लिखेंगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। वो कुछ इस तरह हो जाएगा फिर 37,05,000 ज़रब 1 साल है, ज़रब 14/100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दो, 3750 ज़रब 14 1 14, उसको ज़रब देंगे तो आपका 52,500 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इतने पैसे आपको जो 3,75,000 रकम है उस पे इजाफी रकम इतनी अदा करनी पड़नी है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूँ। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो उसमें आपने फार्मूला जो याद रखना है, ये वाला याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI लिख लें, CM लिख लें, मार्जिनल। तो वो आपका
प्राइस है या प्रिंसिपल है, वन प्लस रेट और टाइम, फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस करना है। प्रिंसिपल वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम और माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। वो आसान तरीका बेहतर है, आप उससे कर लीजिएगा, बट अगर लॉन्ग में है तो ये कर दीजिएगा, ज़्यादा मुनासिब है। टाइम आपका जो है ना 1 ईयर है। तो फार्मूला लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट का, P1R, 1+R और T और माइनस P, ये वाला। एम लिखना है तो एम लिख सकते हैं, आई लिखना है तो आई लिख सकते हैं। तो प्राइस की वैल्यू जो प्रिंसिपल की है वो दी गई है, जो रेट की है वो दी गई है, जो टाइम है वो है, और प्रिंसिपल दोबारा फिर आपने क्या करना है, आपने इसको इसको ऐड किया, 1.14 आ गया। इन दोनों को आप ज़रब दे दें, ये उसी तरह लिखें, दोनों को ज़रब दी, ये जवाब आया, ये उसमें से हम माइनस कर दें, फिर भी आपका वही राइट आंसर ही आएगा। आपकी मर्ज़ी है, पहली तरह मेथड से करना हो तो वो कर लीजिएगा, दूसरे से करना हो तो ये कर लीजिएगा, एज यू लाइक। तो जी मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अपने जो है ना कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिए और काइंडली दोस्तों से शेयर कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सब्सक्राइब करें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।